अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज मुल्क में इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन नहीं थे। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के तहत जो 206 जो जनरल नशिस्तें थी उसके लिए इलेक्शंस थे, जिसके लिए 1500 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM और दीगर जमातें जो थीं वो इसमें शरीक हुई। दिन भर पोलिंग का अमल जारी रहा और उसके बाद गिनती का अमल शुरू हो गया। पोलिंग का अमल तकरीबन पुरअमन रहा और उसके बाद हमने देखा कि अब नताइज का सिलसिला भी जारी व सारी है। अब तक के अगर नताइज की बात की जाए तो वो गैर हतमी और गैर सरकारी हैं, लेकिन हुक्मरान जमात इसमें सबसे ज़्यादा नशिस्तें अभी तक के नताइज के मुताबिक लेकर आगे नज़र आ रही है। PMLN दूसरे नंबर पर है, जबकि पीपल्स पार्टी फ़िलहाल तीसरे नंबर पर नज़र आ रही है। तो वही जो हमें तनासुब नज़र आता है हुक्मरान जमात का कौमी असम्बली में, वही हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। और अगर मैं उनकी रेशो की बात करूँ, अभी तो खैर सारी नशिस्तों के नहीं आए, लेकिन जितनी नशिस्तों के आए हैं तो तकरीबन डिफरेंस रेशो वाइज भी वही बन रहा है जैसे कि हम कौमी असम्बली में देखते हैं। अभी मैं कोई फिगर्स इसलिए कोट नहीं करी क्योंकि जाहिर है कि अभी मुख्तलिफ हलकों के नताइज आने बाकी हैं। इस हवाले से अब देखना ये है कि यूँ तो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इंतखाबात हैं वो ज़ाहिर है 2015 के बाद अब हो रहे हैं, 6 साल बाद हुए हैं और इस दौरान काफ़ी कुछ मुल्क में तब्दील भी हुआ है, लेकिन क्या उसके ये असरात हमें नज़र आ रहे हैं इन इलेक्शंस में या नहीं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि क्या जो इसके नताइज हैं उनको हम आम तौर पर जो जनरल इंतखाबात 2023 में होने हैं, क्या उनके ऊपर उस एनक से उनको देखा जा सकता है या नहीं, उस लिहाज से क्या ये अहम है। क्या इससे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि कौन सी जमात कितनी मकबूल है आवाम में। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब की तरफ आते हुए, इमरान साहब, क्या इस तरह के जो इलेक्शंस हैं, वैसे तो ये बड़े डिफरेंट टाइप का ही एक सिनेरियो है, लेकिन आप समझते हैं कि इसको भी हम एक सर्वे की तरह जज कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को भी, उनकी कारकर्दगी को भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, ये बड़ी अहम बात है। देखिए, मेरे नज़दीक 2 वजह से ये इंतखाबात जो है ना बड़े अहम हैं। अगरचे ये छोटे पैमाने पे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ज़रूर है, आपको जो भूलना नहीं चाहिए कि बिल्कुल महमूद इलाकों में होने के बावजूद ये आपको याद रखना चाहिए कि इलेक्शन हो पूरे पाकिस्तान में रहे जी। इसलिए जो आपने कहा, एक पूरा आपको सैंपल इनसे मिल सकता है, बनाया सर्वे। हाँ जी, यानी जो सर्वे हम आप वैसे मुख्तलिफ करते हैं उनमें तो 1000 का सैंपल ले लिया किसी ने 2000 का ले लिया, लेकिन ये 12 लाखों में आपको वही सैंपल मिल जाएगा। ये टेम्परेचर जानने के लिए एक थर्मामीटर की हैसियत रखते हैं ये वाले इलेक्शन, कि जिससे आप सियासी टेम्परेचर जांच सकते हैं कि इस वक्त किस सियासी जमात की क्या पोजीशन है, और उस मद्देनज़र रखते हुए आपको अगले इंतखाबात का भी कुछ अंदाज़ा किसी हद तक हो जाएगा। दूसरी बात जो इससे भी अहम है मेरे नज़दीक, वो ये मुस्लिम लीग नून का भी एक इम्तहान है, क्योंकि ये इलेक्शन हो रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स में। तो कैंट के इलाकों में रहने वाले लोग आम तौर पे दफाई इदारों से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। ठीक। तो ये भी जो मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया इस हवाले से रहा है जारखाना, तो उसका भी आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि उस बयानिए को भी वहां पे किस नजर से देखा जाए, पजीराई हाँ जी, पजीराई मिली है या लोगों ने रद्द कर दिया। तो ये तीनों चीजें जो हैं, मुझे लगता है कि ये इलेक्शन इस लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लाल साहब, आप भी यही देख रहे हैं कि ये एक तरह से लिटमस टेस्ट भी है गवर्नमेंट को भी जानने का, हर पार्टी की पोजीशन देखने का कि लोग कहाँ पर कैसे देख रहे हैं। तो इस लिहाज से तो फिर PTI फिलहाल तो आगे ही नजर आ रही है। देखिए, मैं पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि ये कंटोनमेंट और मिलिट्री एस्टेट्स ये सब कॉलोनियल लेगेसी हैं, ये ब्रिटिश के छोड़े गए हुए लेगेसीज हैं, इनका कोई मकसद नहीं। कंटोनमेंट बोर्ड, मिलिट्री एस्टेट सर्विस, क्या है ये भाई? आप क्यों नहीं इनको मर्ज करते हैं लोकल बॉडीज में? जो है ये दिस बेसिकली लोकल बॉडीज, और लोकल बॉडीज इलेक्शंस तो आपने नहीं कराया। आपको 120 दिन में कोर्ट ने कहा था करो, मगर आपने नहीं किया।
आपने 140 आर्टिकल 140 कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट किया। और क्या आप हासिल कर रहे हैं इस इलेक्शंस में? लाहौर में आ जाएं, 2 नेशनल असेंबली सीट्स और 3 प्रोविंशियल असेंबली सीट्स। ये इलेक्शंस जो हैं ये इंडिकेशन करेंगे, रिलायबल नहीं, माने इस पे कोई भरोसा नहीं रख सकते आप। इंडिकेशन होगा कि ये 2 नेशनल असेंबली और 3 प्रोविंशियल असेंबली सीट्स में कोई किसकी कोई थोड़ा सा इन द लीड है। तो ये इलेक्शंस कराना, और फौरन आपने देख लिया धांधली पे धांधली का चार्ज। अभी मैंने टीवी पे ये ख्वाजा साद रफीक को सुना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कहता है एयरपोर्ट के नजदीक जो इलेक्शंस हुए हैं, किडनैपिंग, मारपीट, सब चीज। देखिए व्हाट सॉर्ट, ये किस किस्म की एक डेमोक्रेसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप लोकल बॉडीज 120 दिन में नहीं रख सकते, 140 वायलेट करते हैं, फिर एक पैथेटिक कॉलोनियल लेगेसी। व्हाट, ये जो बस्तियां हैं इर्द गिर्द डिफेंस के कराची में, ये बस्तियों का मतलब क्या है भाई? ये दिल्ली कॉलोनी जो एक बस्ती है उसका मकसद क्या है? कि अमीर लोगों के वो जो नौकर जाके उधर रहते हैं, कि वो जो तरकारी खरीदने जाते हैं। व्हाट इज दिस? सही है, ये तो हिलाली साहब चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि इनको मर्ज कर देना चाहिए। इस पे मैं इमरान साहब का भी कमेंट ले लेती हूँ, लेकिन वैसे जनरली डू यू थिंक कि जाहिर है वहाँ पे लोग तो कैंडिडेट्स जो हैं वो सियासी जमातों के हैं, जो लोग वोट कर रहे हैं वो वोटर्स हैं सियासी जमातों के, तो आपको लगता है कि ट्रेंड्स तो बहरहाल पता चल रहे हैं मुल्क की सियासत के, इससे थोड़ा उसको पॉलिटिकली आप एनालाइज करें। नहीं, मैं तो नहीं समझता हूं कि ये सियासी जमात के वोटर्स हैं। सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है इंडिपेंडेंस का, आपको पता है। जी जी। अब तक 32 इंडिपेंडेंस ने आगे हैं। व्हाट डज दैट शो? कि इधर पॉलिटिकल भी डिवाइड ठीक से नहीं हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है ना। यस, वो भी फेलियर है। वो बताता है डिसल्यूशनमेंट विद पार्टीज। और लोग पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं ये एक्चुअली सब आ जाएंगे पीटीआई के साथ, इसलिए कि पीटीआई गवर्निंग पार्टी है। अच्छा, तो इसके माने ये इंडिपेंडेंस को जाएंगे और इनको लॉलीपॉप्स देंगे कि आ जाओ यार असली इलेक्शन आने वाला है। व्हाट इज दिस? जो तो इस तरह भी तो वैसे बात वही हो गई ना कि इस तरह भी यही पता चलता है कि फिर पार्टीज पे क्या लोगों का ट्रस्ट अब खत्म हो रहा है, जो लोग इंडिपेंडेंट लोगों को वोट कर रहे हैं। लेकिन मैं इस पर सेकंड फेज में आपके पास आऊंगी, लेकिन इमरान साहब के पास मैं जरा ये दोनों बातें लेके जाती हूँ। जी इमरान साहब, जो हिलाल साहब ने कहा, देखिए समीना, हिलाली साहब जो अभी फरमा रहे थे, पहली बात तो ये कि जितने इंडिपेंडेंट्स होते हैं असल में ये समझ लें कि इन वार्ड्स की सतह पे इलेक्टेबल्स होते हैं। अब ये भी किसी ना किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें इनकी सपोर्ट भी करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे मुतलका किसी का MPA, किसी का MNA या किसी का टिकट होल्डर उनकी मुखालफत करता है और वो कहता है कि नहीं, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो पार्टियाँ बाज़ औक़ात अपनी अंदरूनी सियासत की बिना पे उनको टिकट तो नहीं देती, लेकिन दर पर्दा उनकी हमायत करती हैं। इसलिए ये जो हैं ये इलेक्टेबल्स का वो टोला होता है जिन्हें ये पता होता है कि हम अपने पैसे की बुनियाद पर, अपनी बरादरी की बुनियाद पर, अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे। दूसरी बात ये कि ये अब होगा क्या, ये क्योंकि इलेक्टेबल्स कहीं भी हों, वो वार्ड की सतह पे इलेक्शन जीते हैं, वो सूबाई असम्बली में जीते हैं या कौमी असम्बली में, उन्होंने तो देखना होता है कि उनकी अब मौजें कहाँ लगेंगी। मौजें लगती हैं जो पार्टी हुकूमत बनाती है, लिहाजा वो इलेक्टेबल्स। अब यहाँ भी आप देखेंगे कि ये आज़ाद जो हैं इनमें से अक्सरियत तहरीक इंसाफ के साथ चली जाएगी, उसमें शमूलियत कर लेगी। और क्यों? उन्हें यह पता है कि हमें फंड्स हुकूमत की तरफ से मिलने हैं, तो हमें फंड्स जो वहाँ से मिलने हैं तो हम वहीं जाएं। लिहाजा ये भी एक तरह की ना, एक जो हमारे यहाँ की एक गंदी सियासत है उसका एक ये हिस्सा है कि वो जो हिलाली साहब कहते हैं ना कि ये क्रिमिनल इंटरप्राइज बन चुका है, तो उसकी ये एक शक्ल ये भी है जो इस सतह से शुरू होती है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी तो है ना। जैसे इमरान साहब, हम कश्मीर के इलेक्शंस में या GB के इलेक्शंस में ये चीज़ देखते हैं कि जनरली जो फेडरेशन में होता है उसी की गवर्नमेंट वहाँ पे भी बन जाती है। तो क्या जो
इस टेन्योर में जितने भी इलेक्शंस हों, चाहे वो कैंटोनमेंट के हों, बल्दियाती हों, सूबाई हों, ज़िमनी हों, तो उसमें ये ट्रेंड हमें हर जगह पर नज़र आ रहा होता है। नहीं, ट्रेंड आप जो कह रही हैं बात ठीक है, ट्रेंड आपको नज़र आता है, लेकिन आप ये देखिए कि एक ऐसा सिस्टम जिसकी बुनियादी तौर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यहाँ, बताएं सोसाइटी में किस सिस्टम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? लोकल गवर्नमेंट की। लोगों के मसले मसाइल जो बुनियादी होते हैं, वो सफाई का मसला, वो सेहत का मसला, वो सब इन्होंने कर। लेकिन आप जब उनके इलेक्शन ही नहीं करवाते और फिर सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्शन भी जारी करती है, आप फिर भी नहीं कराते, आप हट दर्मी देखें। और अब कंटोनमेंट बोर्ड में ये जो हो गए ये भी अपने टाइम पे नहीं हुए, ये भी लेट हुए हैं, लेकिन चले कुफर टूटा खुदा खुदा करके उन्होंने अपने इलेक्शंस तो करवा लिए। अब हुकूमत भी शायद इससे कुछ जाग जाए और ये सोचें कि चले हमें भी करवा देने चाहिए, लेकिन मामला यही है कि ये सियासी जमातें मुल्क और आवाम के लिए नहीं सोचती, ये अपने फायदे को देख के फिर ये फैसले। जी लाली साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, कंट्रोलमेंट बोर्ड्स जो हैं वो फौजी बोर्ड्स हैं ना। आई मीन इलेक्ट तो लोग हो रहे हैं, इसको एक पेक्यूलियर सिस्टम है, एक अजीब सा सिस्टम है, मिलिट्री एस्टेट। वो CSS के भी बंदे आते हैं, वो तो बल्कि CSS का इम्तिहान होता है, वो तो बता रहा है कि मिलिट्री एक दूसरा एक कंप्लीट सेपरेट इदारा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंट्रोलमेंट बोर्ड के फंड्स किधर से आते हैं? वो आपको टैक्स करते हैं, तो कंट्रोलमेंट बोर्ड के ऑफिसर्स जो चलाते हैं टैक्स करने के लिए, वो किधर से आते हैं? तो और अगर वो इलेक्ट होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, तो कंट्रोलमेंट में रहते कौन है? मोस्ट डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी सोसाइटीज आर इन कंट्रोलमेंट्स या वेरी क्लोज टू इट। तो मैं ये समझता हूं कि खुदा के लिए मॉडर्न हो जाएं और खत्म करें इसको। ठीक है, चलें, जाएं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, शरीक करें इनको। लेकिन मैं वैसे इसको वाइंड अप करते हुए इमरान साहब, आपको लगता है कि अगर इसमें PTI आगे नज़र आ रही, जो कि हुक्मरान जमात भी है, तो नेचुरली जैसे ट्रेंड की भी बात होती है वो भी है, फिर आज़ाद भी शामिल हो जाते हैं, उनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आती है, तो कुछ थोड़ी सी हिम्मत पकड़ेंगे कि चलो यार अगर हम यहाँ जीत गए हैं तो शायद फिर लोकल में भी जीत जाएं, तो करवाई डालें इलेक्शन इसी बहाने। हो सकता है, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह करे कि इसको देख के ये हिम्मत पकड़ लें। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ज़रूरी नहीं कि जो रिजल्ट कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में आए वही दूसरे इलेक्शन में आया। ये आप इससे ज़रूर एक इंडिकेशन ज़रूर मिल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलें जी, अब आपने वो जो हिम्मत पकड़ने वाले थे ना, उनकी हिम्मत फिर तोड़ दी। देखते हैं जी, जब कंप्लीट रिजल्ट्स आएंगे तो किसकी गवर्नमेंट बनती है और कौन जो लोग हैं यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं, ओहदे ले पाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो आज का रहा, वो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दीगर वज़रा के हमरा, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की इंकशाफात किए हैं, जिसमें एक डोसियर उन्होंने मीडिया के सामने पेश किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि दहशत गर्द ग्रुप्स की पुश्त पनाही भी कर रहा है, उनको सपोर्ट भी कर रहा है। इस सिलसिले में बाकायदा ऑडियो वीडियो क्लिप्स भी शामिल किए गए इस डॉसियर में, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स और डाटा भी इसमें इंक्लूड है, और बताया गया है कि किस तरह से भारत जो है वो खित्ते में अमन को ख़राब करने के लिए चालें भी चलता है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो जुल्म वहाँ पर हो रहा है उसको भी आश्कार किया गया है कि वहाँ पर अब काबुल में जब गवर्नमेंट आई है तो सबको ख़वातीन की बहुत फ़िक्र है, तो मकबूजा कश्मीर की भी ख़वातीन हैं, उनकी भी उसी तरह से दुनिया को फ़िक्र करनी चाहिए, वो भी किसी रियासती दहशतगर्दी का शिकार हो रही हैं। तो इस पर हम मज़ीद कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, इसके हवाले से जानते हैं। लाली साहब, डू यू थिंक कि जो ये डॉसियर हैं इनमें इतनी जान होती है, ये एक बामकसद तरीके से अपना जो ऑब्जेक्टिव है इनका कि इंडिया को जो है किस तरह से बेनकाब किया जाए, वो ये कर रहा है? मेरे ख्याल में ये एक ज़बरदस्त एफर्ट है। इससे पहले जो EU डिसइन्फो को हमने डोसियर बना के सेक्रेटरी जनरल को भेजा है, उसका असर हुआ है, और ये दोनों चीज़ों के असर इतना हुआ है कि आज देख रहे हैं इस वक्त एज वी स्पीक यूनाइटेड स्टेट्स में एक बड़ा हिंदुत्व के बारे में एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, जिस सेमिनार के अंदर 900 एकेडमिक्स जो हैं हिस्सा ले रहे हैं, और जिनके खिलाफ ऑलरेडी
डेथ थ्रेट्स इंडिया से आए हैं, आरएसएस वालों ने डेथ थ्रेट्स दिया है, और ये आप पढ़ें और इसको प्लीज फॉलो करें। ये एक्चुअल शक्ल दिखाता है मूडी का, ये जो कातिल है इसका शक्ल आप देख रहे हैं। अच्छा, अब इस पे आ जाए, ये देखिए इस पे क्या हुआ है। जो 3400 पता नहीं 60 रेप्स औरतों के, ये लोग आपको कहते हैं, जैसे वो कुरैशी ने बिल्कुल सही कहा, ये कहते हैं कि तालिबान को कि वुमेन्स राइट्स, ये रेप कर रहे हैं। 3460 लोगों को, 50-60 लोगों को रेप किया है, 6 पता नहीं कितने लोगों को जान से, औरतों को जान से मार दिया है। ये है वो लोग। और अब मैं कहूंगा कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड द रिएक्शन बी ऑफ पाकिस्तान। भाई पहली बात, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कहें कि एक इंक्वायरी करें, और आप एक डेलीगेशन भेजें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और एक इन्वेस्टिगेशन। और अगर हिंदुस्तान आपको इजाजत नहीं देगी, और वो नहीं देगी आपकी इजाजत, तो फिर आप सैंक्शंस नहीं इंपोज करेंगे, कि फिर आप छुप जाएंगे अमेरिका के पीछे, नेटो के पीछे, कि फिर ये बात होगी। मैंने आपको कल कहा था, तबाह कर दिया है इन्होंने यूनाइटेड नेशंस, जब इन्होंने झूठ बोल के एक जंग लड़ा है, हालांकि पूरी दुनिया कहती थी नहीं लड़े, इन्होंने तबाह कर दिया यूनाइटेड नेशंस को। अब ये एक और मिसाल है। आओ बताओ, ये यूनाइटेड नेशंस कुछ चीज है जो लीगली काम कर सकता है? आंसर इज नो, वो नहीं जाने देंगे। दूसरी बात समीना, ओआईसी कमीशन, ओआईसी, ओ आई डोंट सी, ओआईसी, जाएं उनके पास पाकिस्तान और कहें खड़े रहो, खड़ो, ये है सबूत, ये है डोसिए, और जाओ भेजो डेलीगेशन को और पूछो उन लोगों से क्या हो रहा है। वो फिर उनको इजाजत इंडिया नहीं देगा। अगर इंडिया नहीं देगा तो कहेंगे इसको ऑब्जर्वर स्टेटस से निकालो हिंदुस्तान को। तुम क्यों ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करते हो जो औरतों के साथ और मुसलमानों के साथ इस किस्म का रवैया, और तुम लोग कुछ नहीं कहते हो? अगर तुम लोगों ने नहीं किया, मैं कहता हूं पाकिस्तान मस्ट लीव ओआईसी, यू मस्ट लेट इट, यू मस्ट लीव ओआईसी। और अगर भी आप इतने बेशरम नहीं होते हैं कि आप फिर भी ओआईसी में बैठते हैं, तो आपकी कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, और बिलीव मी यू आर कंटेम्प्टेबल एज अ पीपल। तीसरी बात, ये जो यूएन है, ईयू है, इनको थोड़ा सा बताओ कि यार खुदा के बंदे, हम नहीं कह रहे हैं कि सब चीज मान जाओ, हम नहीं कह रहे तो अभी टांग दो मूडी को, हम कह रहे हैं जाके पता करो, मगर तुम लोग जाना नहीं चाहते। तो फिर हमारे से आप मेहरबानी से कभी इंडियन और ह्यूमन राइट्स के बारे में कभी कोई बात ना उठाएं। और फाइनली आज कश्मीरियों के लिए आप कहें कि आप लोग हमें लोग भेजें, हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको फाइनेंस करेंगे, उनके सब चीज हम बेयर करेंगे, और कश्मीरियों को ऑल फ्रॉम कश्मीर, कोई आजाद कश्मीर पे नहीं, सब मकबूजा कश्मीर में हम पूरी दुनिया भेजेंगे, और जाओ लोगों को बताओ तुम्हारे साथ क्या इनके सलूक होता है। तो पाकिस्तान को और भी एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। Yes. जी इमरान साहब, क्या लगता है आपको? डॉसियर तो पहले भी हमने देखे हैं, आपको लगता है कि ये इतना कोई मौसर साबित हो सकते हैं? और वाकई तजावीज़ तो साहिब हैं हिलाल साहब। समीना, बात ये है कि ये जो हकाइक पाकिस्तान की तरफ से आज पेश किए गए हैं, ये इतने खौफनाक हैं कि इनसे आप ये देख लें कि सारी चीज़ें साबित होती हैं। और क्या साबित होता है? इनसे ये साबित होता है कि बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ कश्मीरियों की ना सिर्फ नस्ल कशी की जा रही है, बल्कि ये दादोशुमार और हकाइक इतने दर्दनाक है कि कोई भी सुनना लें जरा शाह महमूद कुरैशी की जुबानी। तो क्रेडिबल एक डाटा इकट्ठा किया गया है। ये डाटा सारा ये दादोशुमार में, जैसे पहले कह रहा था कि कोई मुर्दा ज़मीर वाला ही बंदा होगा जिसका दिल दहल ना जाए ये सुन के। ये पाकिस्तान ने खुद से कोई दादोशुमार नहीं बना ली है, ये क्रेडिबल सोर्सेज हैं जिनसे ये सारा कुछ इकट्ठा किया गया है। अब ये डोजियर जो है, इसका फ़ायदा ये इस तरह से नहीं होता पूरी दुनिया में कि आपने ये कर दिया, और वो वहाँ पे इन चीज़ों का होता है जहाँ पे कोई बाज़मीर लोग बैठे हों। इंडिया में जो लोग हैं वो कहाँ बाज़मीर हैं? और दूसरी बात ये कि जो यूनाइटेड नेशन या ओआईसी की हिलाली साहब बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन की, इन तीनों में से मुझे बताएं ये कौन से इदारे हैं जिन्होंने माजी में, आप देखें माजी करीब में किसी एक ने इस हवाले से कोई बात की हो मेरिट पे?
किसी एक ने इंडिया को जाके ये कहा हो कि भाई बंदे का पुत्र बनो और इसको अपने मामलात को ठीक करो, तुम वहाँ इतने जुल्म कर रहे हो तुम। ये जो रेप के केसेस हिलाली साहब बता रहे थे ना, मैं आपको यहाँ पे आई कैन बेट कि ये हकीकत नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। लोग अपनी इज्जतें बचाते, रिपोर्ट नहीं करवाते। वहां पे जो जुल्म हो रहे हैं वो सारे तो रिपोर्ट ही नहीं होते। इससे कहीं ज्यादा हकाइक दर्दनाक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना यूएन के कान पे जू रेंगती है, ना ओआईसी जो है उसको इससे कोई असर होता है, ना यूरोपीय यूनियन को। जब तक, अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि जब तक पाकिस्तान खुद आगे बढ़ के लीड नहीं करेगा और उनसे ये नहीं कहेगा, जैसे लाली साहब कह रहे थे, मैं बिल्कुल इनसे 100% मुत्तफिक हूँ कि कश्मीरियों को कि जनाब हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, तगड़े हो जाओ और बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने देखें। इस वक्त ये जो जिस कॉन्फ्रेंस का इन्होंने जिक्र किया है लाली साहब ने हिंदुत्व के हवाले से, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका में, और इसमें उनको जो थ्रेट्स की गई हैं उसमें उन लोगों को जो शरीक हो रहे हैं उनको दुनिया जहान से थ्रेट्स गई हैं और वो सारी चीज़ें ऑन रैकेड हैं। और आप मुझे ये बताएं कि ये तहरीक और ये सारा मामला एक ऐसी टीचर ने शुरू किया जिन्होंने वहाँ पे इंडिया में जब इस पर रिसर्च की और उन्होंने देखा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो मामला ये है कि हिंदू जो वहाँ पे हिंदुत्व को प्रचार के लिए मोदी और आरएसएस कर रहे हैं, अब ये आप देखेंगे कि यही चीज़ उनके डिक्लाइन का सबब बनेगी, यही उनके लिए अजाब बनेगा। और वो जो कहते हैं ना जुल्म जब बढ़ता है तो हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, तो ये आप देखेंगे कि इस जुल्म को इसी तरह से होगा। अब तो खित्ते में इंडिया की वो पहले जैसी पोजीशन भी नहीं है, उस तरह से स्ट्रांग हमें नजर नहीं आ रहा है। मोदी भी अपने मुल्क में कमजोर है और उसके साथ जो अफगानिस्तान में सूरत हाल डेवलप हुई है, अमेरिका जिस तरह से यहाँ से भागा है, उसके बाद से सारी सिचुएशन में आप नहीं लगता कि इंडिया पे इस वक्त प्रेशर डालना तो आसान है, तो पाकिस्तान को तो मजीद इस प्रेशर को बढ़ाना चाहिए, ना कि हम बैठ के खाली बद्दुआएं करते अच्छा समीना, ये जो आपने बात की है ना, इसमें सबसे अहम चीज़ है टाइमिंग। आप देखिए डोसियर जिस वक्त आया उसकी टाइमिंग क्या है। खित्ते में इस वक्त इंडिया का जो मामला हुआ है अफगानिस्तान को लेके, तो पूरी दुनिया की नज़र में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी है। इस वक्त पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ राब्ते में, इसलिए इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। और मैं समझता हूँ कि ये आज शाह महमूद कुरैशी ने इस डोसियर को पेश करके बड़ा अच्छा फैसला और ये काम किया, और हुकूमत और अस्करी इदारे दोनों इस पे ये जितनी इन्होंने मेहनत की है और ये चीज़ तैयार की है, अब अगर इस तैयारी के बाद हम उसको पूरी तरह से पूरी दुनिया के सामने ला के वाकई कुछ एक्शन ना करवा सके तो ये फिर हमारा फेलियर होगा। लिहाजा हमें इसके लिए अब कोशिश करनी चाहिए कि ये तो हो गया, लेकिन पूरी दुनिया में इस तरह से इसको लेके चला जाए जिससे कश्मीरियों को वाकई हेल्प हो सके। बिल्कुल ठीक है। लाली साहब, आपका क्या ख्याल है, ये टाइमिंग सूट करती है पाकिस्तान को, और आपको लगता है कि ये सब चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि हम इनको आलमी अदालत इंसाफ में भी ले जा सकते हैं, वहां से भी दरवाजा खटखटाया जा सकता है? वो पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए कि आलमी ये जो हैं वो है, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट्स है जो है ये इनसे इंडिया ने वो किया है, माजरत किया है कि उनकी रिकग्निशन नहीं है, उनको जुरिस्डिक्शन को इंडिया रिकग्नाइज कराए, वो छोड़ें जी। हम चाहते हैं कि दुनिया माने कि ये जो हिंदुस्तान कह रहा है इट इज़ द पिट्स, कि ये रिवील करता है मूडी का हिंदुस्तान, ये है हिंदुत्व का एक्चुअल शक्ल। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज से वो चीख रहे हैं श्रीनगर से, फोन कॉल पे फोन कॉल, कि खुदा के लिए हमें भेजो, हम बात करेंगे, आप हमें टिकटें दें, आप हमें रिसोर्सेज दें, आप हमें फाइनेंशियल बैकिंग दें, इतना ही हम रिस्क हम लेंगे, हम निकल के किसी तरीके से आएंगे, मगर हमें भेजें कि वी कैन गो एंड टेल आवर स्टोरी, और हमें ये करना चाहिए। और हमने देखा भी है कि स्टोरीज कुछ सामने आई भी हैं आज भी। नहीं, वैसे मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हिलाली साहब की तजवीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि पाकिस्तान में वजारत खारजा को अब ये चाहिए कि डिप्लोमेट्स को साथ लें, मुख्तलिफ टीम्स बनाएं, और ख़ास तौर पे जो पूरी दुनिया में बाअसर मुल्क समझे जाते हैं वहाँ पे कश्मीरियों के साथ उनके वफ्द भेजे जाएं, वहाँ पे उनको हकाइक बताए जाएं, वहाँ पे प्रोटेस्ट अरेंज करवाए जाएं, और इस बात पे एक ऐसा टेम्पो बनाया जाए पूरी दुनिया के आगे, इस तरह से अपना केस पेश किया जाए
कि दुनिया इस हवाले से सोचने पे और कुछ करने पे मजबूर हो जाए। बिल्कुल ठीक है, एक टेम्पो बनाने की ज़रूरत है ताकि ये सारे मजालिम जो हैं वो दुनिया के सामने आश्कार हों। अगर अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग हो सकती है, जाके सारा इंटरनेशनल मीडिया वहाँ बैठ सकता है, तो मकबूजा कश्मीर में जाने पर क्यों पाबंदी है? वहाँ पर भी सूरत को निगरानी की ज़रूरत है, और न सिर्फ निगरानी की ज़रूरत है बल्कि बचाने की भी ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ बात करेंगे आज़ादी सहाफ़त को बचाने के हवाले से जो कोशिशें सहाफ़ी कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर उन्होंने धरना दे दिया है, क्या एंड होगा आखिर हुकूमत और मीडिया की इस लड़ाई का, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का मुजवज़ा बिल जब से सामने आया है, बल्कि वो सामने भी अभी पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन उसकी बाज़गश्त पर ही काफ़ी हंगामा बरपा है। मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें, सीनियर सहाफ़ी, मुख्तलिफ मीडिया मालिकान और चैनल्स इस हवाले से रिजर्वेशन रखते हैं और उनकी जानिब से बारहा इसका इजहार भी किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट है उसका मौक़िफ़ ये है कि वो फेक न्यूज़ को रोकना चाहते हैं। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जनाब जो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान है उसको भी रेगुलेट करना बड़ा ज़रूरी है, और एडवर्टाइजमेंट की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मामलात हैं जिसको टैक्स नेट में लाना है। तो इस वजह से एक अथॉरिटी का क़याम बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हम चाहते हैं, इस बिल में या जो भी ये अथॉरिटी बनाई जा रही है उसके तहत वर्कर को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तो ये हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आखिर ऐसा क्या फिर प्रॉब्लमैटिक है इसमें कि जिसकी वजह से सहाफ़ी जो है वो सरापा एहतजाज हैं, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हिलाल साहब, आपको भी लगता है कि ये सहाफ़ी जो है एक बिला वजह का एहतजाज कर रहे हैं, या आपको लगता है कि देयर शुड बी सम रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सोशल मीडिया एज वेल एज नेशनल मीडिया? देखिए, पहले एक ही सवाल का मुझे जवाब दे दें जी, कि जब आप जानबूझ के झूठ बोलते हैं आपके खिलाफ क्या सजा होना चाहिए? सजा तो होनी चाहिए, तो फाइन। आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, नहीं वेट अ मिनट, तो क्या फाइन होना चाहिए? वो फाइन जो आप 2 मिनट में दे के फिर 2 और झूठ बोल दें? तो गवर्नमेंट ने कहा है बच्चों झूठ बोलो तो ठीक ठाक फाइन आप दें 10-20 करोड़ का। उनकी बुरी हालत हो गई है, इसलिए कि झूठ के बगैर तो ये चलते नहीं है। मैं नहीं कहता सब जर्नलिस्ट, मगर ये जो सेंसेशनलिस्ट और फेक न्यूज वाले हैं ये बड़े झूठे हैं। और माफ करिए, कुछ लोग समझते हैं, मैं भी उनमें शरीक हूं, कि हम लोग वी टेल अ लाई, हम झूठ बोलते हैं व्हेन टू टेल द ट्रूथ इज इजियर। आसान ज्यादा है कि सच बोलो, मगर ये सारे झूठ बोल देंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि झूठ का कोई सबब, कोई रिस्पांस होना चाहिए। अब आप लड़ने लग जाए कि भाई 30 करोड़ बहुत है, तो चलो 25 करोड़ कर लें कि 10 करोड़ कर लें, माने कितने करोड़? इसलिए कि अगर आप समझते हैं कि कुछ हजार से हो सकता है, या ये जाओ यार कोर्ट चले जाओ। कोर्ट के लिए आपने सुना नहीं है, उस दिन हम सुन रहे थे 7 और 10 करोड़, पता नहीं 1-2 करोड़ सारी लॉयर्स के लिए लग जाता है। ठीक ठाक लॉयर हो, और पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ लॉयर और जज वो दोनों बड़े जरूरी हैं, एक से एक लेवल पे होना। और वैसे ही पाकिस्तान में डिफेमेशन का जो लॉ है वो तो वैसे ही बड़ा वीक है, आज तक कभी नहीं किसी को सजा मिली सर। अगर किसी ने कोई इस लिहाज से कुछ क्लेम किया। यस, एब्सोल्युटली नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, लगाएं इन पे सजा, झूठ वूठ खत्म करें इनका, इनकी आदत निकालें सर। हिलाली साहब, हु विल डिसाइड इट? अगर ये कोई गवर्नमेंट के अंडर इदारा ये डिसाइड करेगा, तो वो तो जब भी आप कुछ ऐसा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल दें तो फिर जाहिर है समीना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा के लिए इसका मतलब तो ये नहीं है एक सेक्शन ऑफिसर तुम्हारी शक्ल देख के कह देगा 10 करोड़ दो। नो, आपको जो सजा मिलेगा वो अपीलेबल होगा। आप अदालतों के पास जाएं और कहें ये मैंने कहा था। एंड डोंट फॉरगेट, एक चीज हम लोग सब भूल जाते हैं ना, कि अगर गवर्नमेंट समझती है आप झूठ कह रहे हैं मगर एक्चुअली झूठ नहीं है, सच है, तो ट्रूथ इज अ डिफेंस। ठीक, ट्रूथ इज ऑलवेज अ डिफेंस। तो आप सच बता दें और प्रूव कर दें कि ये सच है, तो आपको छुट्टी, और ना सिर्फ आपको छुट्टी, फिर आप काउंटर सू करें और कहें कि ये सब मेरा नुकसान हुआ है, मेरे नौकरी से मुझे निकलना तो आपको लगता है कि इसकी जरूरत है 10 करोड़ आप मुझे दे दें, या 10 करोड़ आप मुझे दे दें। मैं सच कह रहा था आपके बारे में।
बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब आप भी झूठ बोलते हैं, हिलाली साहब ने तो आज मान लिया है। मैं हिलाली साहब की किसी बात से मुत्तफिक नहीं। ठीक है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो जर्नलिस्ट होता है, जो साफ़ी होता है, वो झूठ नहीं बोलता। बड़ी माफ़ी चाहूँगा, जब से पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया आया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें बहुत सारे पैराशूटर्स आ गए हैं जिनको मैं सहाफ़ी मानता ही नहीं। वो सहाफ़ी हैं ही नहीं। वो अपनी मशहूरी के चक्कर में, अपनी कंपनी की मशहूरी के चक्कर में, रातों रात एनालिस्ट बनने के चक्कर में, रातों रात एंकर बनने के चक्कर में सेंसेशनल चीज़ें करते हैं और वो झूठ बोलते हैं। जो जर्नलिस्ट होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। पहली बात, वो उसकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई होती है कि वो चीज़ों को देखता है, पढ़ता है, सीखता है, तहकीक करता है और उसके बाद वो बात करता है। तो लगाम सुन ले, वो सुनी सुनाई बातों में कभी भी बात नहीं करता। ये नहीं कि किसी ने फ़ोन करके कह दिया कि ये है तो अगले दिन बैठ के प्रोग्राम में कर दिया गया तो कि हो सच तो ये है। ऐसे नहीं होता। वो तहकीक करता है कि मुझे जो फ़ोन आया क्या उसमें हकीकत है, फिर वो वहाँ जाता है, वहाँ से पता करता है, उसके बाद बात करता है। अब आ जाते हैं इस बात पे। मुझे ये बताएं, हमेशा हमने ये किताबों में पढ़ा और सीखा और सुना कि जनाब रियासत के 4 सतून है और चौथा जो है ना वो सतून है मीडिया जर्नलिज्म। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप देखें कि अगर ये चौथा सतून है तो आप ये सतून जो है इसको तबाह करने पे तुल गए। बिल्कुल किसी को फेक न्यूज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हमारा तो मज़हब इस्लाम ही हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता, कोई महज़ब मुआशरा इस बात की इजाज़त नहीं देता। दूसरी बात ये कि सेंसेशनल येलो जर्नलिज़म, हमने तो जिस दिन जर्नलिज़म पढ़ना शुरू किया था उस दिन हमें बताया गया था कि येलो जर्नलिज़म जो है उसकी गुंजाइश ही नहीं है। तीसरी बात ये कि आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा इदारा है जो क्रेडिबल इदारा हो साफ़ती, जो अपने साफ़ियों को, अपने मुलाजमों को ये बात कहता हो कि यार हमें ख़बरों के लिए झूठी बेशक ख़बरें दो, हमें ख़बरें चाहिए, हमें ऐसी स्टोरीज चाहिए, तुमने उसकी फ़लाँ की पगड़ी उतार दी चाहे झूठी हो। कोई इदारा ये अफोर्ड ही नहीं करता। बात ये है कि आप जो तरीक़ाकार अपना रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं कि जनाब हम ये ख़त्म करना चाहते हैं, वो तो हर सहाफ़ी चाहता है ऐसा होना चाहिए। कोई भी सहाफ़ी बशमूल मेरे ये नहीं चाहता कि कोई लाहे अमल ना हो, सोशल मीडिया जो है वो। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये होती है कि आपने सिर्फ एक डराना शुरू कर दिया कि जी 25 करोड़ ले लेंगे जी, 10 करोड़ ले लेंगे जी, आप सोर्स बताएं जी, ये करें। मुझे आप एक बात बताएं, हिलाली साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे अगर काम कर रहे हो और प्राइम मिनिस्टर एक फ़ैसला करें, एक मीटिंग हो और उस मीटिंग में हिलाली साहब ये फैसला हो कि फ़लाँ अफसर को हटा दिया जाए। अब मेरी हिलाली साहब से दोस्ती है, हिलाली साहब मुझे बता दें, उस मीटिंग में सिर्फ 4 लोग थे, हिलाली साहब ने मुझे बता दिया कि यार वो ये फैसला हुआ है आज और वहाँ ना उस बंदे को हटाया जा रहा है। मैं आके इसकी खबर दे दूँ कि जी फ़लाँ बंदे को हटाया जा रहा है, इम्कान है कि फैसला वज़ीर-ए-आज़म ने एक मीटिंग हुई है और उसमें ये फैसला कर लिया कि फ़लाँ बंदे को हटा दिया। अब मुझे आप ये बताएं, ये खबर सच होगी कि झूठ? खबर आपके सोर्स सच होगी ना, क्योंकि सोर्स जो जिसने बताया उसके सामने ये फैसला हुआ है। अच्छा, जब वो खबर मैंने दे दी, ये ऐसे हज़ारों वाक़यात हो चुके हैं, उसके बाद हुकूमत क्या करती है, ओहो ये तो लीक हो गई, इसको रोक दो, कि नहीं ये तो ऐसा हो ही नहीं रहा, ये तो झूठ है। अब मुझे सोर्स बताओ। अगर मैं हिलाली साहब का नाम लूँगा तो हिलाली साहब सारी ज़िंदगी मुझे आइंदा को खबर बताएंगे, मेरे साथ कोई चीज़ शेयर करेंगे? जर्नलिस्ट को ये कहना कि अपना सोर्स बताओ, ये कभी भी कोई जर्नलिस्ट इस पर राजी नहीं होगा। ये तो कहीं नहीं लिखा कि सोर्स बताना है। अब ये भी बात है ना उसमें। अब आ जाते इसके तीसरे हिस्से की तरफ। मुझे आप ये बताएं, आपने ये जो चीज़ें करनी है आप मुसवदा तो दें। आपने अभी बड़ी अच्छी बात की है कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ, आपने पढ़ा? मुझे पाकिस्तान में कोई एक बंदा बता दें जिसको हुकूमत ने ये मुसवदा दिया हो कि जनाब ये पूरा मुसवदा। जब पढ़ा ही नहीं तो एहतजाज किस बात का? सुन लेना, तो हुकूमत मुसवदा दे नहीं रही। भाई आप जो करना चाहते हैं पूरा मुसवदा दें, आप जर्नलिस्टों को बुलाएं, मालकान को बुलाएं, सबको बुलाएं और उनसे डिस्कस करें, आप डिबेट करें और उस पर फैसला करें कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक तो इसका मतलब ये हुआ इमरान साहब की बात से, हिलाली साहब, कि अभी कोई चीज़ तो जर्नलिस्टों ने पढ़ी भी नहीं है कि अगर हुकूमत के माइंड में क्या है क्या नहीं, तो ये खुद से एहतजाज फिर क्यों शुरू हो गया है? अगर कुछ आपके सामने चीज़ आई नहीं है ऐसी कंट्रोवर्शियल, या तो ये ना कि एक चीज़ हो गई है, सामने आ गई है और आपको लग रहा है ये बातें गलत हैं, तो फिर तो प्रोटेस्ट बनता है। समीना, बिल्कुल,
और साथ साथ मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कल आपने राना सनाउल्लाह को कल या परसों पूछा था गैलप पोल के बारे में, और विदाउट थिंकिंग फॉर अ मिनट कहना ये तो फरमाइशी है। आप समझते हैं कि जब उसने कहा कि ये फरमाइशी पोल है, गैलप पोल, आप कह रहे हैं गैलप पोल फरमाइशी है, ये तो लायबल है, ये तो स्लैंडर है, ये इन्वेंडो भी नहीं है, दिस इज एक्चुअल स्लैंडर। और वो मान रहे थे हम भी करवाते रहे कि वो आप नहीं देखिए तो सही, उनको स्लैंडर कर दिया। अगर मैं गैलप का रिप्रेजेंटेटिव इधर होता, मैं 10 करोड़ का फाइन इस पे लगाता। मैं कहता देखो इसने कहा कि ये मैं गलत है, ये है मैं तरीके जो हम करते हैं, प्लीज एग्जामिन और प्लीज देखें कि हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया है, और ये पॉलिटिशियन, ये 2 टके का जो बंदा है जो हमें स्लैंडर किया है, इसे 10 करोड़ निकाले। व्हाई नॉट? दिस इज व्हाट ही डिड। मैं तो हैरान हो गया। फरमाइशी यार, सबकी, ये तो लोगों की रोजी निकलती है गैलप से, और आप उनकी रोजी को रद्द कर रहे हैं। इसको करंट इससे कैसे आप रिलेट कर रहे हैं? आप कह रहे, अच्छा उसको आप कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, वो किसी को खड़ा कर देगा, कह रहा मुझे कह देना यार मैंने किया था, वो कर देगा। यू सी दिस इज नॉट इट। इसलिए देखिए इन लाइफ मैं बताता हूं, इस जिंदगी में 3 लोगों से आप बचे। एक, खैर पॉलिटिशियन तो अलग ही जात है, एक 3 से बचे। एक आपके वकील से बचे, दूसरा आपका बैंक मैनेजर से बचे, और तीसरा आप जर्नलिस्ट से बचे। याद रखें मेरी बात। और मैं आपको इसलिए यह कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन इनके पास होते हैं जो ये लीक करते हैं, और जब ये लीक करते हैं किसी को नहीं पता चलता कैसे ये निकला है। बट बी केयरफुल। और साथ साथ अगर आप अपने फौजी गिराए जा रहे हैं लाली साहब। व्हाट इमरान इज सेइंग, इमरान याकूब जो कह रहा है बिल्कुल सही है। ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, बड़े मुश्किल से उसको सोर्स मिलता है, बड़े अश्योरेंसेस, बड़ी मेहनत करता है, कहा जाता है नॉट टू बी रिपोर्टेड, नॉट, ये जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है। Exactly. और गवर्नमेंट आपको आके नहीं कह सकती दो, नो नॉट एट ऑल। मगर ये आपकी कोर्ट्स का, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉ, कि आप वो मिसचिफ को एड्रेस करते हैं जो कानून चाहता है खत्म हो, वो आप नहीं करते हैं जो चीजों को खत्म कर देता है, प्रिंसिपल्स को स्लॉटर कर देता है, ऑनेस्टी और जेंटलमैनीनेस को खत्म करता है। ये आपके अदालतों पे होता है, जैसे ब्रिटेन में है। They will never ask you to disclose your source. Okay. लेकिन हिलाली साहब आप खुद ही तो हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे अदालती निज़ाम जो है उसमें कितनी पेचीदगी है, वहाँ पे तो इंसाफ लेने के लिए मुद्दतें गुजर जाती हैं। अब अगर आप या मैं ये प्रोग्राम कोई करते हैं और उस पर हमें ये नोटिस दे दिया जाता है कि जी 10 करोड़ रुपए जमा कराएं, तो आप तो अमीर आदमी है, 10 करोड़ जमा करा देंगे, मैं कहाँ से करवाऊंगा? और मैं फिर सारा जिंदगी बाकी की फिर सारी जिंदगी मैं क्या वहाँ अदालतों के चक्कर लगाता रहूंगा? ये तो आपका फायदा होगा ना, आपके पास होंगे ना, आप जमा कराएंगे। दूसरी बात समझे, ये जो आप कह रही है ना कि ये एहतजाज क्यों हो रहा है, ये एहतजाज इसलिए हो रहा है कि हुकूमत कर क्या रही है। हुकूमत के वज़रा टेस्टर छोड़ रहे हैं, अच्छा उसमें ये होगा, फेक तरह की फेक न्यूज़ की बात करते हैं। ये फेक मुसवदे मार्केट में फेंके हुए हैं इन्होंने कि ये मुसवदा खुद लोगों को ईमेल्स किए हैं, खुद लोगों को दिए, सिर्फ टेम्परेचर लेने के लिए। उसको के साफी जाग रहे हैं या सो रहे हैं? उन मसवदों को पढ़ के साफी जो हैं वो इकट्ठे हुए और वो कहते हैं कि ये अगर हो गया तो ये तो मामला ही सारा खराब हो जाएगा। देखिए मुशर्रफ अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था, लेकिन जब उसने पंगा लिया था जुडिशरी के साथ और साफियों के साथ, तो उसको भी जाना पड़ा। आजकल फवाद चौधरी विलन बने हुए हैं। अब सुन ले, इसलिए आप ये ना समझे कि साफी इतने कमजोर हैं कि आप उनकी जुबान मुंह बंद कर देंगे। उनको इन साफियों को भी तो चाहिए ना, फिर खुद ही अब जिम्मेदारी का सबूत दिया करें ताकि किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। मुझे आप ये बताएं कि आपको ये प्रोग्राम करते हुए कितनी देर हो गई है? 3 साल। इन 3 सालों में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें पैमरा की तरफ से या किसी और सियासी जमात की तरफ से मेरा यही पॉइंट है, क्यों नोटिस नहीं आया? क्योंकि हम क्रेडिबिलिटी से बात कर रहे हैं, रिस्पांसिबिलिटी से बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में इस तरह की कोई बात की नहीं जो हमारे पास सबूत ना हो। लिहाजा हर साफी, में आपसे फिर कहूंगा, मुझ समेत हर साफी ये कोशिश करता है कि वो सही बात करे, सच बात करे, लेकिन वो क्रेडिबल हो, वो खुद भी साफी हो। अगर वो खुद साफी नहीं है,
यही मेरा पॉइंट है कि जैसे अगर हमें नोटिस नहीं आया तो मेरा ख्याल है अगर सब लोग अपने हुदूदों को यूद और ज़ाब्ता अखलाक का ख्याल रखें तो किसी को हमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं अब ये बात ना पैमरा का नोटिस तो दूर की बात है। हिलाली साहब एक मिनट, अब ये ना हो हिलाली साहब, अब ये ना हो कि पैमरा वाले ये सुन के जाग गए और कि ओहो इनको 3 साल में तो नोटिस नहीं मिला, इनको तो नोटिस भेजो। सर पैमरा का नोटिस तो दूर की बात है। मगर दूसरी जी लाल साहब, नहीं माफ करिए, दूसरी बात यह है अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर लूं या कोई आदमी का सपोर्ट कर दूं, इमीडिएटली वो खत जाता है लिफाफा। हाँ जी, है कि नहीं? ऐसे ही है भाई। आप आप ये जेन्युइनली भी ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली। हाँ, मैं तो समझता हूं कि I should have the right to sue the man. I should have the right to say, मेरा what do you mean? मेरा इंटेग्रिटी मेरे को तुम ये करते हो मुझे। हाँ बिल्कुल, और आपका जेन्युइन भी किसी के लिए आप जेन्युइनली भी सोच सकते हैं कि भाई ये ठीक कह रहा है और ये पॉइंट ऑफ व्यू इस पार्टी का ठीक है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि कोई पैसे लेके किसी की सपोर्ट करता है। लेकिन बहरहाल वही बात है अगेन कि मगर आप जानते हैं ना, आप समीना जानती हो कि जब साइकिल आके, जब एक मोटरसाइकिल या रिक्शा आपके गाड़ी को आके मारता है, आप उसको पकड़ के कभी नहीं करते हैं ये डैमेज के पैसे आप उससे लेंगे, इसलिए आपको पता है वो दे ही नहीं सकता। तो आप कहते हैं छोड़ो यार। तो एग्जैक्टली, तो फिर हम भी यही कह देते हैं छोड़ो यार। लेकिन इसलिए मैं हिलाली साहब से कहता हूँ कि हिलाली साहब प्लीज आप वो कमेंट्स ना पढ़ा करें। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पीटीआई के जो अंदर की प्रॉब्लम्स हैं और जो अंदर की खबरें, रूमर्स, ग्रुपिंग, ये चीज़ें ख़त्म होने में ही नहीं आ रही। और अब एक ताज़ा इसमें जो इंकशाफ हुआ है वो अब्दुल अलीम खान साहब के इस्तीफ़े के हवाले से, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब के सीनियर वज़ीर और प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े करीबी अब्दुल अलीम खान साहब के रिज़ाइन की खबरें मार्केट में है। वो खुद भी कह चुके हैं कि मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ और उनको बता भी चुका हूँ, लेकिन उन्होंने रोका हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब ने। लेकिन अब वो कहते हैं ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं ये ऐसा कर रहा हूँ। और भी खबरें हैं कि गवर्नर साहब के बारे में भी बड़ी खबरें चल रही हैं कि वो भी कुछ राजीबाजी नहीं है। क्या मामलात हैं इमरान साहब, क्या है अंदर की खबरें, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, पीटीआई में क्या मसले हैं? देखें, एक तो बात में आपको ये बता दूं कि अलीम खान साहब और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब की बड़ी दोस्ती है। अब अलीम खान साहब की किसी से नाराज़गी चल रही थी, गवर्नर साहब ने दोनों को बुला के तो वो उनको खाने पे बुला लिया कि इनकी सुलह करवा दूं। और जब उन्होंने खाने पे बुलाया और उनकी सुलह करवाई तो वो किसी ने खबर चला दी कि ओहो ये तो कोई मिलकर सियासी जमात बना रहे हैं। पहली बात, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सियासी जमात बनाने नहीं जा रहे, ये पक्की बात। अच्छा, बिल्कुल। अलीम खान साहब के जो इस्तीफ़े की बात है उसकी बुनियादी वजह ये है कि अलीम खान साहब जो हैं वो पंजाब में आप देखेंगे उन्होंने पीटीआई के लिए उनकी बड़ी खिदमात है। उन्होंने पीटीआई पे पैसे भी खर्च किए हैं, वक्त भी दिया और बहुत कुछ अपना खर्च किया। उसके बाद वो पंजाब में वज़ीर आला के कैंडिडेट भी थे। जब उनको वज़ीर आला नहीं बनाया गया तो उसके बाद उनकी एक नाराज़गी सी हल्की सी शुरू, रंजिश अभी तक है। उसके बाद फिर आपको पता नैब का केस और मुख्तलिफ चीज़ें और सारी चीज़ें, जिससे अलीम खान और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब में फासले जो हैं बढ़ना शुरू हो गए। फिर जब उनको अलीम खान साहब ये समझते हैं कि उनको उनका जायज़ हक नहीं दिया गया जो कि पीटीआई में उन्हें मिलना चाहिए था, इस सारे रवैये ने, उन सारी चीज़ों ने डिसहार्ड उनको किया। और फिर हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस, उन्होंने भी अलीम खान साहब को अपने नज़दीक नहीं आने दिया, बल्कि वाकफा ने हाल के मुताबिक तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में भी अलीम खान साहब के हवाले से कुछ ऐसे अहकाम जारी किए हुए थे कि इनका काम नहीं खास लिफ्ट ना कराई। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें जो थी ना, वक्त में जरा हिलाली साहब का भी लिहाजा वो अब उन्होंने ये सोचा है कि वो सियासत में मजीद हिस्सा ना लें बल्कि अपने बिजनेस पे फोकस करें और बजाय इस तरह से टाइम ज़ाया करने के और एक दो प्रोजेक्ट है उन पे वो मजीद करें। आप तक क्या खबर है हिलाली साहब? ये बेसिकली जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये परफॉर्म, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था और वो समझता है कि एक मिनिस्टर के हैसियत से इसको इस कैबिनेट में रहना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, और वो अपना ये करें।
रिजाइन मैंने एक दूसरी पार्टी पे नहीं जा रहा है, मगर डिसअपॉइंटमेंट जरूर है ठीक, और उसको वो बर्दाश्त कर रहा है। इट्स नॉट दैट ही इज गोइंग ऑन टू अनदर पार्टी। मुझे तो फिक्र सिर्फ ये लग रहा है कि देखिए हम लोग, मैं कितना मेरे ख्याल में सपोर्ट किया हूँ मिस्टर बुज़दार को, और बुज़दार जो है वो सब लोग उसको जब क्रिटिसाइज करते थे, मैं कह रहा था कम से कम ये शोबाज के तरह तो नहीं है ना, कम से कम इसका दामाद और इसकी बेटी के प्रॉपर्टी जब्त नहीं हो रहा है, और 4 अरब साफ पानी स्कीम में इन दोनों ने 1 लीटर साफ पानी नहीं दिया है। मगर अफसोस से अभी कहना पड़ता है कि बुज़दार का भी रेप्यूटेशन इट्स नॉट गुड, बिल्कुल नहीं अच्छा है। और जो इनके खिलाफ बातें हैं मुनासिब मेरे ख्याल में नहीं है इस ऐसे आदमी के इस ओहदे के लिए। तो क्या इस पे कोई इंक्वायरी हो रही है या नहीं हो रही है? और ये तो हिलाली साहब काफी पहले से ही आई थी ये चीजें, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंची भी हैं, लेकिन कॉल उनके कि वो उन्होंने अपने तौर पे इंक्वायरी भी कराई है, लेकिन उन्हें नहीं ऐसा कोई खास सबूत मिला। लेकिन बहरहाल हो सकता है कुछ नई चीजें भी आई हूँ, इस हवाले से देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या होता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।